जिन बच्चों ने अपनी योग्यता को साबित कर दिया है, उनको रोक देना अलग अलग बहाने बना के, क्या ये सोच की साजिश नज़र आती है कि नहीं, दलित जो हैं वो इसी कंडीशन में ही रहें, बाहर जाके ये बहुत अच्छे स्कॉलर्स ना बन पाएं? प्रतिभाशाली योग्य जो दलित छात्र हैं उनको पढ़ने जाने के लिए छठी का दूध याद दिला दिया जाता है। मॉडर्न एकलव्य बनाने की कोशिश हो रही है, वो इसी तरीके से है कि आपकी अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से रोका जाए। एक बाबा साहब को एक मौका मिला, वो तमाम वो चीज़ें कर पाए क्योंकि उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली। एग्जैक्टली। ये जो बच्चे हैं, हो सकता है कि हम 10 अम्बेडकर हैं जो बन सकते हैं और समाज को बेहतरी करने के लिए हर वर्ग के बच्चों को विदेश में जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है आपको टॉप 500 क्यूएस रैंकिंग, वर्ल्ड की 500 रैंकिंग के अंदर एडमिशन होगा तभी आपको देंगे। तो ये सारे बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं जो टॉप 500 में आते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन होने के बाद भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जब उसके मार्क्स को देखा गया, मैंने उसके मार्क्स को देखा तो उसके मार्क्स है 76.8, उसकी मार्कशीट में लिखा हुआ है पास विद डिस्टिंक्शन। काफ़ी बच्चों को मैंने ये चीज़ देखी कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को झिझकते भी हैं कि हम कोर्ट तक जाएं नहीं जाएं, कि सरकार से पंगा लेना पड़ेगा, कोर्ट में हम लोग जाएंगे तो कुछ हो सकता है, भैया हमें स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है, सर हमें स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप एहसान की तरह नहीं मिल रही है, स्कॉलरशिप आपने अचीव करी है क्योंकि आप स्कॉलर हैं, आपकी प्रतिभा को देख के विदेश ने आपको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप दी, आपको एडमिशन दिया। लोगों के पास पैसे हैं भारत के अंदर, लेकिन एडमिशन नहीं है। आपके पास एडमिशन है, वो सबसे बड़ा आपका जो कहते हैं मेरिट है। उसके बाद सिर्फ एक बहुत छोटा पार्ट होता है कि किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। बट कुछ रीज़न तो दिया होगा ना कि क्यों अभी आपको अवार्ड लेटर नहीं दे रहे, जब आपका एडमिशन सिक्योर हो गया, आपको स्कॉलरशिप का एक तरीके से क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर दिया, तो होल्ड क्यों किया गया, किस बेसिस पे किया गया? बहुत ही सब्जेक्टिव रीजन उन्होंने दिया कि काफ़ी वेग रीजन कि सब्जेक्ट टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। लेकिन सच्चाई ये थी कि पुराने फंड के मुकाबले 30 करोड़ रुपए बड़ा था। जज साहब ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उनसे सवाल पूछे कि जब आपने 106 बच्चों को सिलेक्ट किया है तो अपने 106 बच्चों को आपने अवार्ड लेटर क्यों नहीं दिया। और उस पिटिशन के बाद मैं जिस बच्चे को रिप्रेजेंट करता उसको तो मिला ही मिला, साथ में 66 के 66 बच्चों को वो अवार्ड लेटर मिला, जो कि प्रोविजनल अवार्ड लेटर। आय प्रमाण पत्र घर नहीं बनता ना, वो तो सरकार बनाती है। और सरकार ने ही, वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, स्टेट वाले ने उसको मान लिया, उसके बेसिस पे उनको छोटी स्कॉलरशिप भी मिली। जब वो विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसी सेम सर्टिफिकेट को रीजन बनाते हुए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस का है, उसको रीजन बनाते हुए बच्चों को रिजेक्ट कर देती है। आप कैसे डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से छात्र जीवन में स्ट्रगल करना सीख सकते हैं? कैसे आप एज ए स्टूडेंट उनसे सीख सकते हैं? सो हाउ डू यू सी दिस? डॉक्टर अंबेडकर हमको ये सिखाते हैं कि आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, आपको उनसे टूटना नहीं है। एक पुरानी कहानी है जिसे कुछ लोग सच मानते हैं और कुछ लोग उसे मिथक कहते हैं। महाभारत में एक किस्सा आता है जिसमें कहा जाता है कि अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर हैं, लेकिन एकलव्य उससे भी बड़े महान धनुर्धर बन जाते हैं। अब उनके गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को महान बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं दक्षिणा में और उसके अंगूठे को काट देते हैं और फिर घोषित कर दिया जाता है कि अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धर हैं। आज अगर आप देखेंगे आधुनिक मॉडर्न एरा में तो द्रोणाचार्य अंगूठा तो नहीं काट पाते हैं, लेकिन जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या टीचर्स हैं वो बच्चों के नंबर काट लेते हैं इंटरव्यू में, मार्क्स में, और उनको कई बार एक अच्छा शानदार अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस देने से रोक देते हैं। इसी कड़ी में अगर आप आगे आएंगे तो जो स्कॉलरशिप का पैसा है, जो आपको पढ़ने के लिए मदद करता है, छात्रवृत्ति का पैसा है, उसको भी काट लिया जाता है, उसकी भी चोरी कर दी जाती है। आप देखेंगे दलित बहुजन समाज के लोगों को अक्सर ताना दे दिया जाता है कि तुमको तो फ्री में सब कुछ मिल जाता है, कोटा मिलता है तो एडमिशन फ्री में हो जाता है, तुमको तो विदेश सरकार भेजती है जमाई राजा की तरह, करोड़ों रुपए की आपको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन उसका सच क्या है? ये SC/ST स्कॉलरशिप कैसे एक स्कैम की तरह काम कर रही है? और स्कैमर्स जो हैं वो हैं सरकारी अधिकारी, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो, जो मिलकर दलित बहुजन छात्रों के रास्ते को रोक देते हैं। इस समय देश में SC/ST की ओवरसीज स्कॉलरशिप का मामला
काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में और देश की अलग अलग कोर्ट्स में आप देखेंगे उस पर बहस हो रही है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आया, जहां एक छात्र को विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, उसने उसको सिक्योर किया, लेकिन जो सरकार के अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं, आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से वो विदेश जाने के लिए योग्य नहीं हो पा रहा था। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आया और एडवोकेट जो हैं सुशांत सिंह, उन्होंने इसमें पैरवी की, ज़बरदस्त पैरवी की। उस पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट की है, आप उसको देखें कि कैसे जब एक युवा अम्बेडकरवादी वकील कोर्ट में खड़ा होकर बहस करता है तो उसमें कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और फिर ऐसे कई मामले एक के बाद आते गए, जिसके बाद सुनवाई में जो छात्र उसमें शामिल थे उनको राहत मिली। तो सुशांत मेरे साथ हैं जो इस पूरे कैंपेन को लीड कर रहे हैं। सुशांत, बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ वीक पर। जय भीम, कैसे हैं आप? जय भीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपकी कोर्ट में ज़िरा देखी, आप जब वहाँ बहस कर रहे हैं तो उस बहस में एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली जज के सामने खड़े होकर बहस कर रहे हैं, और जो लॉयर हैं वो शुरुआत में ही आपको हैकल करने की कोशिश करते हैं कि ये दरअसल इमेच्योर पिटीशन है, आप जो पिटीशन डाल रहे हैं इसमें दम नहीं है। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? और ये केस जब शुरू हुआ तो उस समय क्या आपके पास अप्रोच आया था, किस अप्रोच से आपने इस पिटीशन को फाइल किया था? जी, दरअसल कुछ बच्चे जो परेशान हो रहे थे, जो स्कॉलरशिप है उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, उसकी जो तैयारी थी वो कम से कम भी 3-4 सालों से कर रहे थे। वो एक सपने की तरह उसको एक कॉलेज को देख रहे थे। जब उन्होंने अप्लाई किया, उनको कॉलेज एक्सेप्ट करता है कि यू आर अ क्रेडिबल कैंडिडेट, आप मेरिटोरियस हैं, आप विदेश में पढ़ने आ सकते हैं। लेकिन उनको इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो है कास्ट की वजह से, रीजन की वजह से, तमाम रीजन की वजह से वो बहुत पिछड़ा है। तो उनके पास योग्यता तो थी पढ़ने की, लेकिन वो उनके पास स्कॉलरशिप नहीं थी। फिर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया। और उसके बाद बच्चे काफ़ी नाखुश हुए दो तरीके से, कि कुछ बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए, जो कि पहले ये 125 स्कॉलरशिप होती हैं सिर्फ ऑल ओवर इंडिया, उसके अंदर कुछ बच्चे ये थे जो सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन उनको अवार्ड लेटर नहीं मिला। अच्छा। दूसरे ये थे कि उनको रिजेक्ट कर दिया गया फॉर हाइपर टेक्निकल ग्राउंड्स पे या फिर फ्रिवलिस ग्राउंड्स पे, जिसके बाद उन बच्चों को ये चीज़ बहुत एक सदमे में की तरह उनको लगी, और उन्होंने कई बच्चों ने मेरे को रीच आउट करा कि सर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं बहुत छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, कोई गैस स्टेशन पे काम करता है, कोई कंडक्टर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई आंगनवाड़ी में काम करता है, कि हमारी सच्चाई है सर, उसके बाद हम क्या करें। तो मेरे पास एज ए अधिवक्ता और एक समाज का नेतृत्व करते हुए मेरे पास यही एक उपाय था कि मैं उन चीज़ों के ऊपर जो दलील मैं स्ट्रांगली तरीके से दे सकता हूँ, सच को सामने ला सकता हूँ, उसका काम मैंने किया। और एक केस आने के बाद आपकी रिपोर्टिंग हुई, उस रिपोर्टिंग के थ्रू वो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा फैली। इसलिए कहा जाता है कि बहुजन मीडिया की वैल्यू क्या है, कि वो सीधा हमारे समाज को कनेक्ट करती है। उसके बाद तमाम आपके इंटरव्यू के बाद, उस क्लिपिंग के बाद मेरे को काफ़ी सारे बच्चों ने और कनेक्ट किया, और मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर पाया, चाहे वो गुजरात से थे, मध्य प्रदेश से थे। हो सकता है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग ना हुई होती तो इस लेवल पे हम लोग बच्चों को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। और उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि जब वो सुनवाई हुई तो फिर जो है सरकार की तरफ से कुछ धनराशि करीब 45 करोड़ रुपए रिलीज़ हुआ। 66 बच्चों के नाम की एक लिस्ट आई कि इनके जो अवार्ड की लिस्ट रुकी हुई थी अब हम जारी कर देंगे जी, उससे भी फ़ायदा हुआ डेफिनेटली। सो पहले राउंड के अंदर 106 जो सीट्स थी टोटल अवार्ड होनी थी, लेकिन 40 बच्चों को ही 40 बच्चों को ही सिर्फ अवार्ड लेटर मिला। 66 बच्चों को विदाउट एनी रीजन उनको अवार्ड लेटर नहीं मिला। बट कुछ रीजन तो दिया होगा ना कि क्यों अभी आपको अवार्ड लेटर नहीं दे रहे, जब आपका एडमिशन सिक्योर हो गया, आपको स्कॉलरशिप का एक तरीके से क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर दिया, तो होल्ड क्यों किया गया, किस बेसिस पे किया गया? बहुत ही सब्जेक्टिव रीजन उन्होंने दिया, कि काफी वेग रीजन, कि सब्जेक्ट टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। लेकिन सच्चाई ये थी कि पुराने फंड के मुकाबले 30 करोड़ रुपए बढ़ा था। अच्छा, अकाउंट में था पैसा? अकाउंट में 30 करोड़ रुपए बढ़ के आया, और उसके बाद भी 66 बच्चों को अवार्ड लेटर नहीं मिला। तो फिर उसके बाद उनमें से एक बच्चा मेरे पास आता है, और वो छत्तीसगढ़ से है। उसने बोला कि भैया मेरा जो अवार्ड लेटर है वो नहीं मिला है, मेरा रैंक जो है 47 है आई थिंक की है। तो उसको जब हमने कोर्ट में चैलेंज किया तो डिपार्टमेंट को भी उनकी कमी महसूस हुई। जज साहब ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उनसे सवाल पूछे कि जब आपने 106 बच्चों को सिलेक्ट किया है तो अपने 106 बच्चों को आपने अवार्ड लेटर क्यों नहीं दिया। और उस पिटीशन के बाद
मेरा जो मैं जिस बच्चे को रिप्रेजेंट करता उसको तो मिला ही मिला, साथ में 66 के 66 बच्चों को वो अवार्ड लेटर मिला, जो कि प्रोविजनल अवार्ड लेटर था, जो कि समाज के लिए मेरे को लगता है काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ। ये मुझे लगता है कि ये संभवतः पहला ऐसा मामला है जिसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप में पैसा रुका और फिर वो कोर्ट में गया और इतनी बड़ी धनराशि रिलीज़ हुई। तो कई बार ये होता है कि आप वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं जहाँ से आपको मदद मिल सके, तो ये एक बड़ी बात है कि लोगों को उससे फ़ायदा मिला। अभी कोर्ट में किस तरह का रवैया था जब आप जा रहे थे? तो आपने एक दलील तैयार की होगी, क्या दलीलें आप दे रहे थे? सरकार क्या बहाने बना रही थी या क्या उनका स्पष्टीकरण था उन पर? सबसे पहले ये तमाम जो केसेस हुए अभी तक, लगभग 10 केसेस और तमाम और भी बच्चे अभी भी आ रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन थी कि इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, पैसे की स्थिति काफ़ी ख़राब है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, मतलब कि पहली बार वो लोग कॉलेज जा पा रहे हैं, पहली बार कोई विदेश जा पा रहा है, 8 लाख से कम इनकी आय होनी चाहिए, उसके तमाम वो क्राइटेरियाज होते हैं, वो ये सारी चीज़ें उनके अंदर कॉमन थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो अलग थी, किसी बच्चे को इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो है आपका ठीक नहीं है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। दिल्ली गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है एक स्कॉलर वो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनाता है, जिससे उसने अंडर ग्रेजुएशन के अंदर स्कॉलरशिप ले ली। मतलब एक सरकारी अधिकारी ने, मतलब आय प्रमाण पत्र घर नहीं बनता ना, वो तो सरकार बनाती है। हाँ। और सरकार ने ही, वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, स्टेट वाले ने उसको मान लिया, उसके बेसिस पे उनको छोटी एक स्कॉलरशिप भी मिली। जब वो विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसी सेम सर्टिफिकेट को रीजन बनाते हुए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस का है, उसको रीजन बनाते हुए बच्चों को रिजेक्ट कर देती है। तो ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी। यही चीज़ हमने जज साहब के आगे रेज करी कि ये सर्टिफिकेट एवरीथिंग इज मैटर ऑफ रिकॉर्ड, कि हम लोग जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमें बना के देता है, हम ये डिपार्टमेंट को देते हैं, मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री हमें दे, मिनिस्ट्री जो है उस चीज़ को ग्राउंड बनाते हो कि ये वैलिड नहीं है, आगे का भी वैलिड नहीं है, पीछे का भी वैलिड नहीं है। हम ये बोलते हैं कि कौन सा वैलिड आप ये बता दें, तो उनको नहीं पता। आप जब वहाँ जाएंगे तो फिर बोलेंगे कि अपने स्टेट गवर्नमेंट से बनवा के लाओ, तो या तो आप खुद बना के दे दें। नहीं, ये सवाल जज साहब ने भी पूछा, और कोर्ट के अंदर उस चीज को ना डिपार्टमेंट के लोग बता पाए, ना ही कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बता पाया। जो पॉलिसीज हैं, जो दलित समाज के बच्चे हैं, जो SC/ST बच्चे हैं, वो दिन रात मेहनत करते हुए सारी चीज़ों को वो वेरीफाई करते हैं कि कोई चीज़ ना रह जाए। उनका एक सपना होता है कि विदेश में जाना है, मेरा एक एक चीज़, कोई भी चीज़ ना चूक जाए, एक एक चीज़ मैं अच्छे स्तर पे करूं। उसको करने के बाद भी अगर वो डिपार्टमेंट उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो बच्चा ये सिर्फ ये पूछता है कि सर मैं इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो है मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वैलिड नहीं मान रहा, तो मैं क्या करूं? कहाँ बनवा के लाएं भाई, किससे बनवा के लाएंगे? सही बात है, कुछ है ही नहीं जवाब। उससे ज़्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे आपने शुरुआत में कहा कि मॉडर्न एकलव्य बनाने की कोशिश हो रही है, वो इसी तरीके से है कि आपकी अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से रोका जाए। तमाम बच्चे हैं जिनको इसी वजह से रोका जा रहा है कि आपका इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो है फाइनेंशियल ईयर ठीक का नहीं है। तो ये बहानेबाजी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसमें, क्योंकि अगर एक स्टेट गवर्नमेंट उसी बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप देती है, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देती है। बिल्कुल। ये जो बच्चे हैं सुशांत, ये बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि आप चूँकि खुद भी लंदन से पढ़ाई की है आपने, और बहुत मेहनत लगती है एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना, उनके लिए जो है अपना थीसिस या कुछ भी रिसर्च पेपर देना, आपका सब्जेक्ट देना, फिर इंटरव्यूज़ देना, ग्रुप डिस्कशंस करना, बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, और तब जाके आपका एडमिशन सिक्योर होता है। तो अगर इन बच्चों ने वहाँ एडमिशन सिक्योर किया, इसका मतलब है ये बहुत ही ब्राइट बच्चे हैं। तो ऐसे बहुत ही ब्राइट बच्चों को रोक देना, मान लिया कि आप स्कूल कॉलेज में ऐसे ही किसी क्राउड में से आप बच्चे नहीं ले रहे हैं, जिन बच्चों ने अपनी योग्यता को साबित कर दिया है, उनको रोक देना अलग अलग बहाने बना के, क्या ये सोची समझी साजिश नज़र आती है कि नहीं, दलित जो हैं वो इसी कंडीशन में ही रहें, बाहर जाके ये बहुत अच्छे स्कॉलर्स ना बन पाएँ? जी देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम आए दिन हम ये सुनते हैं कि जो भारत जो है बुद्ध की धरती है, एक ही चीज सुनते हैं। दूसरा, हमारा युवा प्रधान देश है। हाँ। बुद्ध की धरती इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान का सागर जो है भारत रहा है, इंडिया रहा है। चाहे वो हम लोग बुद्ध गया की बात करें, चाहे हम तमाम उनकी टीचिंग्स की बात करें, और दूसरी बात कि जो युवा प्रदेश जो हम बोलते हैं कि युवा जो हमारा युवा देश है, तो युवा है कौन? युवा हमारे सभी समाज के बच्चे तो हैं, और ये टैलेंटेड युवा हैं। अगर इनका जाति
के जाति के आधार पे अगर इनका शोषण भी हुआ, उसके बाद भी, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जब यहाँ पर उनका तुरंत तमाम शोषण हुआ, तमाम उत्पीड़न से झेलना पड़ा, उसके बाद वो लंदन गए, उसके बाद वो न्यूयॉर्क गए, तमाम देशों में गए और पढ़ के उन्होंने भारत का संविधान लिखा, तभी वो बाबा साहब बन पाए। अगर विदेश में वो नहीं, उनको वो मौके मिल पाते, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं होता, तो शायद वो उतना अच्छा और ज्यादा काम नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। तो जस्ट एक बाबा साहब को एक मौका मिला, वो तमाम वो चीजें कर पाए क्योंकि उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली। Exactly. ये जो बच्चे हैं, हो सकता है कि हम 10 अम्बेडकर हैं जो बन सकते हैं और समाज को बेहतरी करने के लिए हर वर्ग के बच्चों को विदेश में जाना चाहिए। जैसे कि एक डेटा मैं पढ़ता हूँ, उसमें है कि लगभग 6 से 7 लाख बच्चे जो हैं हर साल विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, इंडिया से। कास्ट सेंसस की बहुत ज्यादा बात होती है हमारे देश में। एक कास्ट सेंसस इनका भी होना चाहिए जो बच्चे बाहर विदेश में पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ जो SC ST OBC की स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन SC ST का भी हम मिलाते हैं तो कम से कम 25-30% हमारे यहाँ की रिप्रेजेंटेशन है। 25-30% का रिप्रेजेंटेशन में से सिर्फ 100 या 150 बच्चे अगर जा पा रहे हैं, 6 या 7 लाख बच्चे में से सिर्फ 100-150 बच्चे, तो आप नंबर देखिए हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना कहाँ है। ये और बहुत उस बड़ा 150 सीट्स को लेने के लिए भी इतना स्ट्रगल, उसमें भी आप इतने सारे हर्डल्स बना दें कि आप जा ही ना पाएं। तो सुशांत, ये जैसे स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं या फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको एक सर्टेन डेट पे एप्लीकेशन ओपन होता है, आप उस एप्लीकेशन को भरेंगे, फिर आप उस पूरा प्रोसेस से गुजरेंगे, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आप वीज़ा लेके स्कॉलरशिप लेके फिर आप जाएंगे। तो इस पूरी टाइमलाइन में अगर इस तरह का अननेसेसरी डिले होता है तो मुझे लगता है बहुत बार आप उस अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देते होंगे, आप पहुंच ही नहीं पाते होंगे। बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है मेरे से। दरअसल होता है कि कोई भी स्कॉलरशिप होती है, यहाँ की नहीं, कोई भी स्कॉलरशिप अगर होती है तो उसका प्रोसेस इस तरीके से रहता है कि अक्टूबर-नवंबर में स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद दिसंबर-जनवरी तक इंटरव्यूज होते हैं और फरवरी के एंड तक आपके पास एक अवार्ड लेटर आ जाता है, या मैक्सिमम मार्च तक। क्यों आ जाता है? कि उसके बाद आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट कर दें। आप लोग जो हैं अप्रैल मई में वीज़ा अपना लेके अपने अकोमोडेशंस की तैयारी करते हैं कि विदेश में जाके सेटल होना है, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उस चीज़ में ध्यान। ये जो खुद एनुअल स्कॉलरशिप है, ये एंड ऑफ द मार्च है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 1 मई तक गया है। मई तक आप एप्लीकेशन भरवा रहे हैं बच्चों से, जहाँ की दूसरी साइड में बच्चे जो कि उनको वीज़ा मिल चुका है, इनका जुलाई 1 को पहला रिजल्ट आता है। रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि आपको अवार्ड लेटर मिल गया, एक प्रोविजनल अवार्ड लेटर मिलेगा। वो कि आपको 1 जुलाई के बाद मिला। उसके बाद एक वेरिफिकेशन रहती है लगभग 1 से 1.5 महीना। अच्छा। जो कि मेरे ख्याल से मेरे को समझ में नहीं आता कि जब एप्लीकेशन प्रोसेस आपका इतना लेंदी है तो वो एक और लंबा प्रोसेस होता है जिसके अंदर 1-1.5 महीना, जो कि अगस्त एंड तक जो है बच्चों का चला जाता है। काफ़ी बच्चों को टिल डेट जो हम आज बात कर रहे हैं, सितंबर के अंदर भी, आज की डेट के अंदर भी बच्चों को अवार्ड लेटर नहीं मिला है। उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 10 दिन के अंदर। अरे बाप रे, अभी तक उनका अवार्ड लेटर नहीं आया। अवार्ड लेटर आएगा तो वो यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे, फिर एक कैश लेटर वहाँ से इशू होता है। उस कैश लेटर के बाद वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। उस वीज़ा के अंदर फिर एक प्रोसेस का टाइम लगता है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते। उसके बाद फिर वहाँ जाके उनको रूम ढूंढना पड़ेगा। विदेशों में रूम ढूंढना बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम होता है। फिर वहाँ आपको अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा। फिर आप अपने कोर्स में लेट पहुँचेंगे। अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये बोल देंगे कि आपने जिस पीरियड के लिए आपने स्कॉलरशिप ली थी वो तो चला गया। तो किस तरीके से एक बच्चा उस लूप में फंस जाता है। तो ये तो पूरा सिस्टमेटिक एक लूप है कि आपको अलग अलग तरीके से रोक दें, कभी कोई बहाना बना के, कभी कोई बहाना बना के, ताकि आप मिस कर जाएं, आप पहुंच ही ना पाएं। बिल्कुल, इट साउंड्स वेरी सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंदर मेरे को बस आप ये बताइए कि इसके अंदर जो समाज के बच्चे हैं, दलित पिछड़े बच्चे, उनकी गलती क्या है? सिर्फ एक गलती है कि पढ़ने का सपना देखा, विदेश जाने का। आपने जब टाइमलाइन दी, हमने वो सारे डॉक्यूमेंट दिए। जब आपने हमसे जो दस्तावेज मांगे हमने वो दिए। आपने बोला कि हमें कॉलेज में एडमिशन लाके दो, अनकंडीशनल ऑफर लाके, वो आपको दिया। उसके बाद भी हमने सिर्फ आपसे बोला कि हमें जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप लेटर दे दो। प्रतिभाशाली योग्य जो दलित छात्र हैं उनको पढ़ने जाने के लिए
छठी का दूध याद दिला दिया जाता है। और वो सारी मेहनत खुद की है, मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत पहले भी आप जानते हैं एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है कि आपको उस मेरिटोरियस लेवल तक पहुंचने से ही रोक दिया जाता है कि आप विदेशी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड में या फिर हार्वर्ड में आप एडमिशन सिक्योर कर पाएँ, और अपने दम पर अगर आपने कर लिया तो फिर इस तरह के बहानेबाजी बना के रोकने की कोशिश होती है। सुशांत, कई बार भारत में ईज़ ऑफ बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग फॉर बिजनेस होता है। कई बार कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे कानूनों को ख़त्म कर दिया जो बाधाएं बनाते थे, मैंने काफ़ी चीज़ें आसान कर दी हैं। लेकिन दलितों का मामला जब आता है कि उनको पढ़ने के लिए मौका मिले, उनको विदेश में बहुत ही कम नंबर है, मतलब 10 लाख बच्चे जा रहे हैं तो 100 बच्चे, 125 बच्चे दलितों के जा रहे हैं, उसमें भी किन जातियों के जा रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल सा नंबर है। उसको रोकने के लिए क्या ये अधिकारी जिम्मेदार हैं या पॉलिटिकल विल उसके लिए जिम्मेदार है? किस तरह का आपको ये एक नेक्सस नज़र आता है इसमें? इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कमी आएगी वो ये आती है कि आपकी मानसिकता क्या है। मान लीजिए बच्चा अगर होता है, बच्चे की कोई जात नहीं होनी चाहिए कि वो बच्चा है, खासकर वो पढ़ना चाहता है। अगर वो छात्र है, वो छात्र है, तो मतलब अगर वो छात्र है तो कोई योग्य छात्र है तो उसको हम लोग सभी सराहते हैं। आज की डेट में कोई अच्छा काम करता है तो हम ये लोग नहीं पूछते हैं कि क्या कास्ट है क्या नहीं, उसको आगे पुश करना चाहिए। सिमिलर तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा कि किन लोगों की इंटेंशन है कि इनको रोका जाए, सिस्टमैटिक तरीके से, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से। अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर से बात करेंगे, बोलें कि हमने तो अमाउंट सैंक्शन कर दिया, सैंक्शन हो गया तो फिर उसके बाद फिर अधिकारियों ने अभी तक क्यों नहीं दिया? अधिकारी जो हैं वो 10-10 दिनों तक उनके ईमेल्स के रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, 1-1 महीने तक रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड में आपको चीज़ें बोल रहा हूँ। तो जो उन कुर्सियों पर बैठे हैं वो किसके दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं? अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है और उसको तमाम ये बाधाओं लगाने का काम हो रहा है, पहले आप फंड्स की वजह से आप उनको पहले अवार्ड लेटर नहीं देते हैं, अवार्ड लेटर देते हैं तो उसके अंदर उसके पूरे सिस्टम में आप उसको फाइनल अवार्ड लेटर नहीं देते हैं। तो जो अधिकारी हैं वो भी, और तमाम उस चीज़ में जितने भी लोग उस डिपार्टमेंट में शामिल हैं, मैं सभी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। अगर ये चीज़ एक स्कॉलरशिप बना दी गई है कायदे में, ये स्कॉलरशिप कम से कम भी 1000 बच्चे होने चाहिए, कम से कम। हाँ बिल्कुल, नंबर बहुत कम है, क्योंकि 100-125 का नंबर, इतनी बड़ी आबादी में, हम लोग इतनी बड़ी आबादी है, उसमें से इतने कम बच्चे जा पा रहे हैं। और हमारी तो डिमांड है कि ये कम से कम 10,000 बच्चों के लिए आपको स्कॉलरशिप का पैसा देना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि जितना रिजर्वेशन इंडिया के अंदर है उसी रेशो के अंदर बच्चे बाहर भी पढ़ने चाहिए। अगर बाहर 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन 6 लाख बच्चों के अंदर भी वही कास्ट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया के अंदर अलाउ करता है। बेसिक मिनिमम इतना होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे बाबा साहब कमरे के बाहर बैठ के या बोरियो बैठ के पढ़ के भी अपनी प्रतिभा को निखार पाए, ये बच्चे भी उसी लाइन पे हैं। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको योग्य बनाना पड़ेगा कि एक अंबेडकर साहब बने और उन्होंने समाज को सुधार दिया, पूरे देश को सुधार दिया। तो ये कितना बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी बच्चे के अंदर? ये मतलब इंटरेस्टिंग बात सुशांत बोल रहे हैं कि किस तरह की पॉलिटिकल एक समझ है। जब आप कावड़ ढोते हैं, आप उस तरह के धार्मिक आयोजन में लगे होते हैं तो आपके ऊपर फूल बरसाते हैं, कितना पैसा उस पर खर्च होता है। कुंभ जैसे आयोजनों पर, मंदिर बनाने पर कितने करोड़ों, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च होता है। लेकिन आप अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं, आप विदेश में की बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करते हैं, तो फिर ये जो आपके हक का पैसा है, स्कॉलरशिप का पैसा, जो आपके ही समाज के लोगों के टैक्स से पैसा गया हुआ है, वो भी नहीं मिलता है। सुशांत, जो ये स्कॉलरशिप का पैसा है, ये क्या इनफ होता है? क्या ये काफ़ी है जब आप विदेश में पढ़ने जाते हैं? आप लंदन में आपने स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, कितना पैसा मिलता है स्कॉलरशिप में? और क्या वो वहाँ रहने, खाने, मेस का पैसा, हॉस्टल का पैसा, अकोमोडेशन, ट्रैवल्स, किताबें खरीदना, जो तमाम बिल्स हैं, क्या वो भर पाते हैं? ये काफ़ी पैसा होता है क्या? ये अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे, ये तो बातचीत चल रही थी स्ट्रगल कि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। जब बच्चे वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि किसी भी शहर में कि उसका एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, वो आपको मीट करना ही पड़ेगा मिनिमम। तो ट्यूशन फीस जो है वो पूरी देती है गवर्नमेंट। अच्छा। ट्यूशन फी लेकिन 1/3 पार्ट होता है। आपको यहाँ से जाने का पैसा, जिन बच्चों की सालाना जो पूरी फैमिली इनकम, इंडिविजुअल फादर की नहीं, फैमिली इनकम 8 लाख रुपए होती है, उन बच्चों का 5-7 लाख रुपए मिनिमम खर्चा होता है वीज़ा प्रोसेस के अंदर, फ्लाइट बुक करना, इनिशियल पेमेंट करना। जो
उस बच्चे की फैमिली का इनकम है, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहले वो पैसा पे करें। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, आपको जो लिविंग एक्सपेंडिचर है, इन सभी बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है। लिविंग एक्सपेंडिचर आपका वहाँ के लोकल लेवल का जो खर्चा होता है उसको आपको मिनिमम मीट करना पड़ेगा। यहाँ की जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो मिनिमम से भी नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल यूके के अंदर अगर एक कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, कोई भी अप्लाई करता है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली यूके एम्बेसी ये कहती है कि आपके पास 14-15 लाख रुपए, 14,000 पाउंड आपके पास आपके अकाउंट में होना चाहिए कि जिससे आप प्रूफ कर पाएं कि आप 1 साल यहाँ रह सकते हैं। अच्छा, खर्चा दिखाने के लिए कि आप ये मिनिमम है, आप शौक मौज नहीं, आप यहाँ पे बेसिक आप रह सकते हैं। लेकिन अगर ये स्कॉलरशिप जो एनओएस की स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप के अंदर आपको मिलता ही 9,000 पाउंड है। अच्छा, मतलब आपको 5-6 लाख रुपए ऑलरेडी जुटाना पड़ेगा। 5-6 लाख रुपए ऑलरेडी कम मिल रहा है आपको। तो पहला चीज तो आपको ये हो गया कि आपको एक उस स्थिति के अंदर कि जहां पर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़े, आप इक्वल स्टैंडर्ड पे ना रह पाएं या नहीं रह पाएंगे इन तमाम रीजन की वजह से, तो आपको उस चीज के लिए आपको मतलब आपको उस तरफ ढकेला जाता है, कह सकते हैं। मैं अभी यूएसए जब गया तो ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज़ में मैं अपने छात्रों से मिला, तो सबकी ये शिकायत है कि दरअसल स्कॉलरशिप का पैसा बहुत कम है और हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई बार हमको ज़रूरी चीज़ों के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है कि हम अच्छा खाना नहीं खा सकते, हमें उसमें कटौती करनी पड़ती है कि बस किसी तरह पेट भरना है और काम करना है। किताबें खरीदने के लिए स्ट्रगल करना होता है। किसी एक छात्र ने मुझे बताया कि उसके घर में किसी की आकस्मिक मौत हुई और लेकिन उसके पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो जा सके और वापस आ सके, टिकट का पैसा भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो बहुत ही कई बार मुश्किल सिचुएशन हमारे बच्चों के लिए, विदेश पढ़ रहे जो बच्चे हैं उनके लिए हो जाती है, क्योंकि पैसा पूरा नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, ये और पहला जो पैसा नहीं मिल पाता, दूसरी चीज़ होती है कि जो भी मिलता है क्या वो आपको सही मात्रा में सही टाइम पे मिल रहा है। ये भी शिकायतें बच्चों से आई हैं कि हमें हर महीने नहीं मिलता है, हमें एडवांस में नहीं मिल रहा है। बाहर विदेश में आपको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पर अगर आप रेंट नहीं देंगे तो आपको तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। तो बच्चे को वो स्कॉलरशिप का पैसा काफी तक मिलता तो है, लेकिन अगर वो सही टाइम पे नहीं मिल रहा है तो उसको एक मानसिक तनाव रहता है। बिल्कुल, वो मैनेज कैसे करे, वो उसका बैकग्राउंड तो है नहीं कि घर के लोग अकाउंट में डाल देंगे, ना वो अपने घर वालों से मांग सकता है, ना उसके दोस्त ऐसे होते हैं कि जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसको करना क्या होता है कि वो उसको मजबूरन उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, उसको मजबूरन अपने खाना पेट काटना पड़ेगा जो बोलते हैं, उसको तमाम अपने शौक मौज तो छोड़िए बेसिक चीज़ों पे कटौती करनी पड़ेगी। उससे नुकसान किसका हो रहा है? उससे देश का नुकसान हो रहा है। आपने प्रतिभाशाली दलित बच्चों को, छात्रों को आपने पढ़ने के लिए भेजा कि जो कि देश का विकास करें, लेकिन वो अपनी प्रतिभाओं का पूरा उपयोग तभी कर पाएंगे ना जब उनको पूरा पढ़ने का मौका मिले। बिल्कुल, वहां जाके वो दलितों की स्थिति में रह रहे हैं, तो उसका फायदा से मुक्त होंगे तो वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे। बिल्कुल, वो पढ़वाएंगे। जो कि समाज के बच्चे इतने होनहार हैं कि वहां जाकर भी पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके ऊपर और एड ऑन करती हैं। कल्चरल डिफरेंस रहता है। समाज के बच्चे इतने ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं वहाँ पर, मतलब वो काबिले तारीफ है। जो कि मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष था, मैंने तमाम बच्चों को देखा कि वहाँ जाते हैं बच्चे, मस्ती भी करते हैं, पार्टीज भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे समाज के बच्चे थे, मैंने उनको देखा कि वो या तो पढ़ाई करते थे या फिर वो पार्ट टाइम काम करते थे, किसी चीज़ में संकोच नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है कि ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है और उसको उनको पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि वो कुछ बेहतर काम कर सकें। तो ये कोर्ट ने क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्रीज़ को, ब्यूरोक्रेट्स को नोटिस किया कि आप इतना एक सिस्टमेटिक एरर क्यों कर रहे हैं? कोर्ट ने ऐसा कदम उठाया क्या? कोर्ट ने अब तक सारे जितने भी हमने केसेस करे सबके अंदर नोटिस इशू किया। कोर्ट ने बहुत सकारात्मक तरीके से इन बच्चों को प्रायोरिटी भी दी, जल्दी सुन भी रहे हैं, और उसके बाद जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पर वो जस्टिस भी दे रहे हैं। लगभग 2 केसेस के अंदर जो चीज़ें क्लियर हुई कि जैसे एक बच्चे को नागपुर के वो महाराष्ट्र से है बच्चा, उसको सिंगापुर से उसको ऑफर लेटर आया और उसको डिपार्टमेंट ने उसको मना कर दिया कि आपका परसेंटेज कम है, पहला रीज़न दिया, और दूसरा दिया कि आपकी इनकम आपका ऑफर लेटर जो है वो कंडीशनल है। जो कि एक चीज़ ये है कि एनओएस के अंदर ऐसा नहीं कि आप विदेश में कोई भी दलित छात्र है तो जो आप जाके आप या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है आपको टॉप 500 क्यूएस रैंकिंग, वर्ल्ड की 500 रैंकिंग से अंदर एडमिशन होगा तभी आपको देंगे। तो ये सारे बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं ये टॉप 500 में आते हैं। जो ये बच्चा था जिसको ये स्कॉलरशिप मिलनी थी, जिसको रिजेक्ट किया गया, ये सिंगापुर की
सिंगापुर की यूनिवर्सिटी थी, वर्ल्ड के अंदर रैंक 12 पे थी और इसकी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रैंक 2nd पे थी। पहली MIT और दूसरा ये। तो ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन होने के बाद भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जब उसके मार्क्स को देखा गया, मैंने उसके मार्क्स को देखा तो उसके मार्क्स से 76.8 उसकी मार्कशीट में लिखा हुआ है पास विद डिस्टिंक्शन। तो जज साहब से एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि इन्होंने बोला है कि ये 60% से कम मार्क्स हैं। मेरा ये मानना है कि कौन सा कॉलेज 60% से कम में डिस्टिंक्शन देता है। जज साहब ने उस चीज़ को काफ़ी एक्टिवली उनसे भी सवाल पूछा और बोला कि ये आपके पार्ट पे गलती है। दूसरा, जो कंडीशन ये बोल रहे थे कि कंडीशन ऑफर लेटर में, वो कंडीशन ऐसी थी कि आप वहाँ जाके आप अपना हेल्दी रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जिस तरीके से होती हैं। तो जज साहब ने उस चीज़ को संज्ञान में लिया, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जाके उन्होंने और हमारे फेवर में उनको स्कॉलरशिप अवार्ड करी। तो कोर्ट का रुख जो है, अगर सही रिप्रेजेंटेशन, जो लीगल रिप्रेजेंटेशन अगर हमारे लोगों को जाती है या किसी भी छात्र को जाती है, तो अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी जा रही है तो आपको रिलीफ मिलने की आशंका है। तो ये बाकी जो छात्रों के लिए भी एक तरीके की अच्छी खबर है कि अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो कोर्ट का रुख करें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ें, क्योंकि बिना लड़े कई बार चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सुशांत, की नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है, इसको लेके बहुत डिबेट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दलित तो डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, फ्री में करोड़ों रुपया इनके ऊपर बहा दिया जाता है, क्यों इनको पैसे दिए जा रहे हैं विदेश में जाके पढ़ने के, उधर जाके ये मौज मस्ती करते हैं, इनको तो पैसा देना ही नहीं चाहिए। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो ये कि हम सभी और ये सारे जितने बच्चे हैं सब ये टैक्स पेयर्स हैं, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये होती है कि वेलफेयर सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर प्रतिभाशाली ये व्यक्ति हैं और जिनके ऊपर सदियों से उत्पीड़ना आ रही है, उसके बाद भी अगर ये अपनी प्रतिभा को, अपने मेरिट को अगर प्रूफ कर पाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक तरफ हम बात करते हैं कि EWS कोटा आ जाए कि जो लोग इकोनॉमिक तरीके से हैं उनको भी आगे आरक्षण मिलना चाहिए और आगे उनको बढ़ना चाहिए, और दूसरी तरफ ये बच्चे सोशल बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड होने के बाद भी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने के बाद भी ये पूरा मेरिट लिस्ट में आते हैं और उसको आप सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तब आपका वो चला जाता है, तब आपकी हिपोक्रेसी सामने आ जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि ये आपका मैटर ऑफ राइट है। काफ़ी बच्चों को मैंने ये चीज़ देखी कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को झिझकते भी हैं कि हम कोर्ट तक जाएं नहीं जाएं, कि सरकार से पंगा लेना पड़ेगा, कोर्ट में हम लोग जाएंगे तो कुछ हो सकता है, भैया हमें स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है, सर हमें स्कॉलरशिप मिली। तो स्कॉलरशिप एहसान की तरह नहीं मिल रही है। स्कॉलरशिप आपने अचीव करी है क्योंकि आप स्कॉलर हैं। आपकी प्रतिभा को देख के विदेश ने आपको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप दी, आपको एडमिशन दिया, एडमिशन दे दिया। लोगों के पास पैसे हैं भारत के अंदर, लेकिन वहाँ एडमिशन नहीं है। आपके पास एडमिशन है, वो सबसे बड़ा आपका जो कहते हैं मेरिट है। उसके बाद सिर्फ एक बहुत छोटा पार्ट होता है कि किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है। और पैसे किसके पास हैं और किसके पास नहीं है। जिस समाज को हमेशा दबा के, मतलब पिछड़ा जानबूझ के रखा गया, चाहे वो वाल्मीकि समाज आता है, चाहे वो जाटा समाज आता है, चाहे वो खटीक है, तमाम वो समाज हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पे काम करने पे मजबूर किया गया। इन लोगों को क्या आपने कोई टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया? विकसित भारत के अंदर आपने किस तरह की इनको अपॉर्चुनिटी दी है? अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग आज की डेट में भी लोग मरते हैं, उसका डेटा ही कहता है कि अभी तो कोई डेथ नहीं हुई है। हम लोग यहाँ से दिल्ली में किसी भी रास्ते में घूमते तो हर जगह देखते हैं कि बेचारे गटर के अंदर कौन जा रहे हैं, लोग हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक जो समाज है वो इतने सालों से दबा कुचला होने के बाद भी अपनी प्रतिभा को, अगर ऐसे बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, तो मेरे को तो लगता है प्राइवेट स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जानी चाहिए। और आपको खुश होना चाहिए ना कि आपका देश के अगर स्कॉलर्स दुनिया की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो आपके देश का ही तो नाम रोशन हो रहा है। वो बेहतर नागरिक बनकर निकलेंगे, वो बेहतर प्रोफेशनल बन के निकलेंगे, तो टैक्स पे करेंगे और ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। तो आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, आप स्कॉलर्स का देश बनाना चाहते हैं कि आप ऐसे ही एक कहीं कि पिछलग्गू समाज का बन के कि वो ऐसे ही पड़ा रहे, वैसा देश बनाना चाहते हैं? तो ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड्स मुझे लगते हैं लोगों के। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी ना तो ये फ्री भी है और ना जिस तरह से आपने बोला कि ये देश से मक्कारी करते हैं या पैसा खाते हैं, ऐसे ये सब नैरेटिव को इन बच्चों को नकारना चाहिए। ये आपका मैटर ऑफ राइट है। आप अपनी मेरिट प्रूव करके आ चुके हैं, सिर्फ आपके पास पढ़ने का अधिकार है, लेकिन आपके पास पढ़ने का पैसा नहीं है। वो पैसा वेलफेयर स्टेट में तो स्टेट को ही देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। या फिर वरना जो मान्यवर जो एक नारा बोलते थे, जितनी जिसकी
संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप इनको लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर जाके इनको जमीनें दे दीजिए, चाहिए नहीं। हाँ, आप सोशल जो कैपिटल है, जो नेचुरल कैपिटल है, वो शेयर कीजिए। बिल्कुल। सुशांत, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो इस तरह का आरोप आता है कि यार ये फ्री में इनको चीज़ें दी जा रही हैं, स्कॉलरशिप का पैसा मिल रहा है, जो भारत के IITs में, IIMs में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अदर देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनकी डिग्री में, और फिर वो तुरंत भाग जाते हैं विदेश में पढ़ाई करने, विदेश में नौकरी करने के लिए, कि उनको अच्छा पैकेज मिला तो वो देश को छोड़ते हैं और तुरंत उधर भाग जाते हैं। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता कि आपको पढ़ाई हुई फ्री में, आपको पढ़ाई हुई कम खर्चे में, लेकिन जब आपको देश की सेवा करनी थी, देश के लिए कुछ काम करना था, तो आप विदेश भाग गए। उस पर सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन दलितों पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं सबसे पहले तो मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि हम राष्ट्रवादी हैं और हमें राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए। मेरा जो रीज़न भी था विदेश में तमाम अपॉर्चुनिटीज़ के होने के बाद भी, कि वापस आके अपने, कि मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, कि मेरा खून भी और मेरा पसीना भी मेरे देश की मिट्टी में गिरना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि हर किसी को जहाँ तक संभव है आपको अपने देश के लिए ही काम करना चाहिए, देश के अंदर रह के काम करना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस अगर अंदर कुछ बच्चे जा भी रहे हैं तो हम उसके अंदर ये चीज़ भी हम क्रिएट करें कि जो दलित छात्र हैं उनको गाली देना आसान है, तो आप उनको गाली देंगे और दूसरे लोगों को आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। विदेशों में लोग घूमने फिरने जाते हैं, जितना ये लोग एक महीने में पैसा खर्च के इतने में बच्चों की डिग्री हो जाती है। तो पहली चीज़ ये कि जो तमाम जो संस्थाएं हैं, चाहे वो IITs हैं, चाहे वो एम्स है, तमाम जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर देश का टैक्स पेयर्स का पैसा आपके करियर के अंदर लग रहा है तो आपकी कुछ तो ड्यूटी बनती है देश के अंदर देने की। सही बात है। अगर नहीं बनती है तो फिर वो रूल तो फिर NOS स्कॉलर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। वहाँ पर आप लोग उनसे पूरी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ईमानदारी से वापस आइए देश में काम। ये टर्म्स एंड कंडीशन है स्कॉलरशिप की कि आपको विदेश से पढ़ने के बाद वापस आना पड़ेगा, और मैं इस चीज़ को सराहना करता हूँ कि करना चाहिए। लेकिन फिर ये आपने तमाम वो चीज़ें बताई, हमारे देश का जितना भी टैलेंट है ये सब विदेशी कंपनियों में बैठा है। चाहे वो गूगल के सुंदर पिचोई हों, एप्पल के अंदर हमारे मिस्टर पराग थे, तो तमाम जो देश विदेशों की तमाम वो बड़ी जो कंपनीज हैं उनको भारतीय नागरिक तो चला रहे हैं। तो हमारे देश में वो लोग क्यों नहीं आते हैं? हाँ, यहाँ नहीं आते, बट वो कोटे को गाली दे देते हैं कि इंडिया में तो आरक्षण की वजह से सब बर्बाद हो गया, अब हम इधर रह ही नहीं सकते, हमको तो बाहर जाना पड़ेगा, बाहर हमारे लिए ज़्यादा अवसर है, इंडिया में तो सब ये कोटे वाले ले जाते हैं। नहीं, तो हम कोटे वाले थोड़ी ले जाते हैं। अब 10 में से आपकी जनसंख्या, आपकी कम्युनिटी की संख्या है 2%, आपकी कम्युनिटी के अंदर ही 2% की जगह 10% है, तो आपका कोटा आपके लोग लेके जा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट का कोटा तो फिक्स है ना, 15.5%। तो ऐसा तो है नहीं कि 15.5% से हमेशा 50% ले रहे हैं, वो 15.5% में सीमित हैं, एक दो बच्चे ऊपर जाते हैं, ऐसे ही 7.5 हैं। तो अगर ये तमाम आप जो कोटाज हैं आप उनको कैलकुलेट करेंगे, इंदिरा साहनी जजमेंट कहती है कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। EWS आया तब ओवर एंड अबव हुआ, लेकिन 50% कोटा किस परसेंटेज ऑफ कास्ट को मिल रहा है? OBC को 52% कोटा मिलना चाहिए था मंडल कमीशन के हिसाब से, मिला कितना? 27%। वो भी पूरा नहीं भरते, वो भी NFS कर देते हैं, वो भी नहीं मिलता। दिल्ली की काफ़ी कॉलेजेस हैं, तमाम सर्विस हैं, उसके अंदर OBC कोटा एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपको पहली बात, तो मैं तो इस तरह से देखता ही नहीं हूँ कि कोई एक दूसरे की सीट खा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अगर सीट खा रहा है तो वो आपके लोग खा रहे हैं। अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए आप जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, आप उनको टारगेट करने में आसानी रहती है। आपको दलितों को गाली देना आसान है। उनका नेतृत्व करने वाले हमारे नेता कम है, उनको नेतृत्व करने वाले हमारे लीडर्स कम हैं, और जितने बच्चे पढ़ लिख रहे हैं हम भी चाहते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों से दूर रहें, वो अपना पढ़ाई में ध्यान दें। अगर बाबा साहब उस टाइम पे अगर इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रह जाते तो हो सकता है हमारे देश को संविधान नहीं मिल पाता, और हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। बहुत ज़रूरी है कि आप जिस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो वहाँ आपका ज़्यादा ध्यान उस पर जाए, ये बहुत अच्छी बात है। सुशांत, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप को लेकर ये भी एक कंडीशन होती है कि आप कास्ट के बारे में या फिर सोशियोलॉजी के कई सब्जेक्ट्स हैं जो कि डिबेटेबल सब्जेक्ट्स हैं, उन पर आप रिसर्च अगर करने जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। कई पूरी कैटेगरी है जिसमें कई सब्जेक्ट्स को डाला गया है कि इस पर आप रिसर्च नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। आप इसको कैसे देखते हैं कि ऐसा क्यों रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कि आप स्कॉलर हैं तो आप किसी भी चीज़ के बारे में, अगर यूनिवर्सिटी में वो कोर्स अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी उसको परमिट कर रही है, तो आप क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हैं? देखिए, ये तो ये वाला जो क्लॉज है ये स्कॉलरशिप के अंदर भी 2-3 साल से आया है,
और इस स्कॉलरशिप को भी आप देखें कि अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ाई कर रहा है या फिर किसी चीज़ का स्कॉलर है, किसी सब्जेक्ट का, तो वो किस चीज़ का स्कॉलर होता है? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से होता है, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होता है। अगर कोई बच्चा अगर ट्राइबल कम्युनिटी से है और वो माइग्रेशन पे पढ़ाई कर रहा है, तो हमारी पहली लर्निंग कहाँ होती है? हमारे आसपास होती है ना। सोशोलॉजिकल बिहेवियर, हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जो हमारे जितने भी पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये तमाम वो चीज़ हमारी लर्निंग से आ रही हैं। तो इन बच्चों का जो एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक था कि आप दलित समाज को, जो उनके लिव्ड एक्सपीरियंस हैं, आप उनको किताबों से भी नहीं हटा सकते, क्योंकि उन्होंने जिया है उस चीज़ को। जिन चीज़ के लिए आप पीएचडी पढ़ने के लिए देश विदेशों में जा रहे हैं, मैंने एक दूसरे इंटरव्यू में ये कहा था कि दलितों पर पढ़ाई करने के लिए अपर कास्ट के प्रोफेसर्स जो कि विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, वो लोग ये बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों पे जाति के आधार पे हमने उत्पीड़ना करी और ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है और हम लोग इसको सही कर रहे हैं। और इस चीज़ के पढ़ने के लिए हमें करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, मिले वो किसको? जो कि नॉन दलित बच्चे हैं, नॉन दलित को, यस, दलितों पर पढ़ाई करने के लिए नॉन दलित एग्जैक्टली। तो इसके अंदर आप सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो एक दलित समाज का जो एक जो वर्ग था ना, उसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज थी कि हम लोग इस ट्राइब से आते हैं तो हम ज़्यादा जानते हैं, तो क्योंकि उनके लिव्ड एक्सपीरियंस है। ये अधिकार भी उनसे इनडायरेक्टली लिया गया कि आपकी एक्सपर्टीज है तो आपका, जैसा आपने एकलव्य वाला एग्जांपल दिया कि आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी एक्सपर्टीज को हटा दिया जाएगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तो फिर सवाल करोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कास्ट पर रिसर्च नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स बन गए हैं भाई, डिपार्टमेंट बन गए हैं, लेकिन आप जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू जा सकते हैं, वो इस पे जो है रिसर्च नहीं कर सकते। तो किसी तरीके से आप वो फिल्टर कर रहे हैं कि जिसकी एक्सपर्टीज थी उस एक्सपर्टीज को रोका जाए। तो एक बहुत इनडायरेक्ट अटेम्प्ट है। वो जो दलित वर्ग में जो आप जैसे बच्चे भी हैं जो पढ़ के आएंगे बहुत अच्छे तरीके से और फिर आके इधर बखिया उधेड़ेंगे, तो नहीं चाहते कि कोई और इस तरह से हमारी बखिया उधेड़े, हमारे बारे में वो बात करे दुनिया में। बखिया उधेड़ना तो खैर दूसरी बात है। मैं तो सीधा मानता हूँ कि आई थिंक वी आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर। ही वेंट अब्रॉड, he came back to India with his expertise, the great exposure. He lived for everybody in this country. He did not do anything specifically for Dalits, but everybody. For everybody. For women, for male, female, for any community you take it for that matter. हम उन्होंने सभी लोगों के लिए क्या अधिकारों की बात करी, उसी राह पे हम चल रहे हैं। मतलब अपने आप से, अपनी खुद की इच्छाओं से आगे बढ़कर जीना समाज के लिए, मेरे को लगता है हमें सिर्फ बाबा साहब ने सिखाया है ये। वो वहाँ पर रहते तो तमाम वो लॉर्ड बन सकते थे, तमाम वो उपाधि ले सकते थे, लेकिन वो वापस आए और समाज के लिए काम किया उन्होंने। लंदन में थे तो बाबा साहब का घर है लंदन में, जहाँ वो जी अपने यूनिवर्सिटीज़ के दिनों में रहते थे। गए थे उधर? मैं उधर अक्सर जाता रहता था और उधर हमने कई इवेंट्स भी करे। तमाम अगर कोई गेस्ट भी आते हैं तो वहाँ पर जाते हैं। अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं स्टालिन जी, वो भी उसी अम्बेडकर हाउस लंदन में होकर आए। और जिस यूनिवर्सिटी में मैं छात्र संघ अध्यक्ष था 2 बार, वहाँ पर नया यूनियन का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जिसके अंदर एक जो स्टूडियो है वो किसी तरीके से है, मैं पोजीशन पे था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के नाम पे मैं करवा, तो उसको अम्बेडकर स्टूडियो बोला जाता है। अच्छा। जो कि सोआस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी के फंड्स पे ही अगर वो कोई चीज़ें बन रही हैं तो उसके अंदर बाबा साहब के नाम पे एक स्टूडियो है, जो कि जहाँ पर अभी स्टालिन जी भी गए थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है सुशांत की डॉक्टर अम्बेडकर का जो छात्र जीवन है। अभी मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब गया, तो मैं जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और उधर अल्मा मैटर पूरा एक स्टैचू है, तो मैं देख रहा था कि बाबा साहब जब डॉक्टर अम्बेडकर उधर से आए इंडिया से, जिसको क्लास के बाहर बिठाते थे, वो जब यहाँ खड़े होके ये ज्ञान की देवी को देख रहे होंगे, ये ममतामयी रूप है अल्मा मैटर का, उनको देख रहे होंगे, ये लाइब्रेरी की सीढ़ी चढ़ रहे होंगे, तो उनको जहन में क्या चल रहा होगा, उनकी किस तरह की अनुभूति होगी कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ। तो उनका जो छात्र जीवन है वो भी एक काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि आप जैसे जो छात्र विदेश में जाते हैं और वो तमाम तरीके की दिक्कतों से गुजरते हैं, तो आप कैसे डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से छात्र जीवन में स्ट्रगल करना सीख सकते हैं, कि कैसे आप एज ए स्टूडेंट उनसे सीख सकते हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? डॉक्टर अम्बेडकर हमको ये सिखाते हैं कि आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, आपको उनसे टूटना नहीं है। आपने अगर कुछ सोचा है, आपने एक विजन रखा है कि आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए
आप कुछ बेहतरी का काम करना चाहते हैं तो ये तमाम जो चीज़ें हैं कि कब आज एक रूप में है कल को दूसरे रूप में आएंगी, कि आप उस पर गिव अप नहीं करना है आपको उन चीज़ों पे। एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जाना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। बाबा साहब की ऑटोबायोग्राफी नहीं है, उसका रीज़न ये है कि वो तमाम किताबें उन्होंने पढ़ी और तमाम किताबें उन्होंने लिखी, राइटिंग स्पीचेस लिखी, वो समाज के ऊपर उनकी अंडरस्टैंडिंग पे लिखी, हर सब्जेक्ट के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो और लेकिन उनके कुछ इंसिडेंट्स ऐसे निकल के आते हैं, जैसे लाइब्रेरी के अंदर उनके पास खाना नहीं होता था, तो वो टिफ़िन शेयर करते थे, लाइब्रेरियन उनको बुलाया। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो जीवन, पहली बात तो ऐसा जीवन हर किसी को जीवन ना जीना पड़े, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जो कि स्कॉलरशिप के थ्रू ऐसा होना चाहिए कि बच्चे कंफर्टेबली पढ़ रहे हैं, कंफर्टेबल। लेकिन उसके बाद भी अगर ये तमाम वो चीज़ें होती हैं तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये स्ट्रगल जो आज हम जी रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल जो है बाबा साहब ने जिया था, और उसके बाद वो बहुत बेहतरी का काम किया है, पूरी दुनिया उनको सलाम ठोक रही है। अगर आज की डेट में अगर कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर हिस्टोरिकल आइडियल अगर हैं जिसको सब जो है आज की डेट में झुक के प्रणाम करना पड़ता है देश के अंदर, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। और पूरी दुनिया में आप देखेंगे उनके बस्ट लग रहे हैं, उनकी जयंती सेलिब्रेट हो रही है, यूनाइटेड नेशंस में सेलिब्रेट हो रही है, तो काफ़ी उनका एक ग्लोबल आइकन के तौर पे स्थापित हुए हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। भारत में बड़ा उनको इग्नोर किया, लेकिन अल्टीमेटली सूरज तो चमकता ही है। उसका क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ हमारे दलित बहुजन समाज को, और स्पेसिफिकली उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं, उनके पास खाने की चीज़ें नहीं पहुंच पाती, पानी की चीज़ें नहीं पहुंच पाती, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को अपने मन के अंदर इतना संजो के रखा है बिल्कुल कि आपको हर पार्टी को बाबा साहब की मूर्तियां भी लगानी पड़ी और बाबा साहब का मान सम्मान भी करना पड़ा। और ये समाज इतना अच्छा समाज है कि अगर कल को आपने एट्रोसिटी एक्ट छेड़ा था तो उसके लिए वो लोग सड़कों पर मरने के लिए भी तैयार हो गए। तो अपने अस्तित्व को बचाना भी इन लोगों को आता है। बिल्कुल। और ये हम सब इस बात को समझते हैं कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भुलाने की कोशिश हुई, लेकिन समाज ने उनको भुलाने नहीं दिया, उनको अपने दिल में याद रखा। आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैं सुशांत, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। मुझे लगता है जो भी स्कॉलर्स या समाज के लोग इसको सुनेंगे उनको काफ़ी एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे वो बेहतर अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, कैसे विदेश में पढ़ने जा सकते हैं। भारत में हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती जब हम सेलिब्रेट करते हैं या उनसे जुड़े हुए जो कार्यक्रम करते हैं, तो समाज काफ़ी पैसे खर्च करता है, काफ़ी बड़े पैमाने पर। मुझे लगता है दुनिया में अगर किसी महापुरुष की जयंती इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। क्या आपको लगता है कि हमें इन जयंती या इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कास्ट असर्सन है, वो सेलिब्रेट होने ही चाहिए, लेकिन कुछ हमें अपना पैसा, कुछ हमें अपने रिसोर्स इस तरह के स्कॉलर्स तैयार करने के लिए भी देना चाहिए? हम क्यों ना कुछ संगठन मिलके, क्यों नहीं समाज के लोग नेता मिलके अपनी 150, 400, 500 ऐसी स्कॉलरशिप्स भी हम अपने स्कॉलर्स को दे, ताकि वो विदेश में जाकर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें और फिर वहाँ से आएँ और हमारे लोगों की ज़िंदगी बेहतर करें। आपको लगता है कि ऐसा एक इनिशिएटिव भी समाज की तरफ से होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। मैं इस चीज़ को पूरा एक डायस्पोरा की नज़र से देखता हूँ कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप रिजर्वेशन से अगर हम लोग नौकरी लेते हैं या हम एडमिशन लेते हैं या हम ये स्कॉलरशिप लेते हैं, तो हमारे पास एक सोसाइटी के लिए एक दायित्व बनता है कि पे बैक टू सोसाइटी। तो हमारे जो जितने भी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं खासकर या बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मेरी नौकरी या हमारे पैसे सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है या हमारी छुट्टियां मनाने के लिए नहीं है। ये एक समाज के लिए आपका एक कर्तव्य भी है, एक समाज को लेके आपकी एक ड्यूटी है जो आपको करनी चाहिए। आपको एक संस्थाओं के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हमारा सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर जयंती तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा सेलिब्रेशन ये भी होगा कि हम कितने छात्रों को पढ़ने के लिए बाहर भेज पाए, हमारे समाज के अंदर जागरूकता बढ़े, हमारे समाज के अंदर अगर कोई भी अगर उत्पीड़ना होती है तो उसको दलित बहुजन मीडिया जो है उसको कवर करता है। तो ये भी हमारा सेलिब्रेशन है कि पहले दलित समाज के बच्चों को, पिछड़े लोगों को, महिलाओं को हाथरस जैसी घटना हुई, उनको मार कूट के फेंक दिया जाता था और कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो तमाम आप खाड़लेन जी इंसिडेंट पढ़ेंगे, दुनिया भर के मसाइकरे आप पढ़ेंगे। आज की डेट में ये चीज़ें उजागर हो पाती हैं क्योंकि हमारे पास आप जैसे तमाम जैसे जर्नलिस्ट हैं
तो आपको आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से आप मीडिया में इन्वेस्ट करें, किस तरीके से आप लोग नए स्कॉलर्स के अंदर इन्वेस्ट करें। कुछ बच्चे अगर प्रतिभाशाली हैं और स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप उस चीज़ को करें। और जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो बिल्कुल आप अपने बच्चों को, साथ में दूसरे के बच्चों को, समाज के बच्चों को, बाबा साहब ने ऐसा नहीं होना कि सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए चीज़ें करी, उन्होंने तो पूरे समाज के लिए करी। तो अगर उनकी वजह से अगर हमें सरकारी या नौकरी मिल पा रही हैं, हमें बेनिफिट मिल पा रहे हैं, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अपना जीवन बेहतर करें और साथ में 10 लोगों का और करें। तो आपको ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशन भी है, साथ में मेरी ये जिम्मेदारी भी है कि जहाँ पर समाज को नेतृत्व करने की बात होगी कोर्ट के अंदर, तो मैं उसके अंदर आगे खड़ा मिलूंगा। और आप खड़े भी रहे, ये काफ़ी सुखद है कि बहुत सारे बच्चों का उससे भला हुआ। बच्चों के पास पैसे नहीं थे केस करने के लिए, ये चीज़ें मैं दरअसल नहीं बोलता हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म से। बच्चों के पास लिटरली ऐसा था कि एक दो बच्चों से बात हुई थी कि भैया रहने देते हैं, 2000 भी नहीं है एफिडेविट के। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तो वकील बहुत पैसा लेते हैं, वो बोलते कि सर हमारे बस की ही नहीं है। मेरे को काफ़ी बच्चों को कन्विंस करना पड़ा कि आप फीस की टेंशन ना लें या तमाम आप इन चीज़ों की चिंता ना करें, आपका अधिकार बचाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ हर किसी की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से मैं जिन को हेल्प कर सकता था मैंने किया। ये इम्पोर्टेंट है। आप जर्नलिस्ट हैं तो आप मीडिया में उस काम को उजागर करें, आप अगर लॉयर हैं तो आप कोर्ट रूम में जाके खड़े हो जाएं। तो मुझे लगता है हम अगर अपने अपने क्षेत्र में कम्युनिटी से जुड़ी हुई चीज़ें करेंगे, मिशन पे बैक टू सोसाइटी को याद रखेंगे, तो हम एक बेहतर समाज अपना बना सकते हैं। बिल्कुल। और हर किसी का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। सिर्फ दूसरे से अपेक्षा करना, ओहो आज इनको देखा है ये करेंगे, ये है। मेरा सवाल होता है कि आप क्या करना चाहते हैं उसके अंदर। आपका हर कोई, ये चीज़ मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कही है कि विदेश में जाना एक बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन जो गांव देहात में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए दिल्ली आना, उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आना बहुत बड़ी बात है। तो जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चाहे वो JNU है, BHU है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ के बच्चे भी मेरिटोरियस हैं। जैसे दिल्ली ये JNU जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुजन समाज की आवाज़ बनना, जैसे बापसा एक वहाँ पर एक संगठन है, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एक लीडरशिप की, और वो लोग तमाम चीज़ों पे काम भी करते रहते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को हमें एक अपने सोसाइटी के अंदर फंक्शन करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लेवल पे स्मॉल पॉकेट में हम लोग अपने से नीचे स्तर जो कि पिछड़े हैं उनको कैसे खींचा जाए, जो छोटे क्षेत्रों में है उनको मेन सिटीज़ में लेके जाए, जो मेन सिटी है उनको कैपिटल में लेके जाए, जो कैपिटल में उनको विदेश लेके जाए। और ये कि सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको एक साइकिल के अंदर चलाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हम इस जिम्मेदारी को याद रखें। इस पॉडकास्ट को हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। अगर आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें। मैं बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग एक हम रिसीविंग एंड पे हैं कि हमें चाहिए, हमें सरकारों से भी चाहिए, हमें समाज के लोगों से भी चाहिए। उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि हम लोग वापस सोसाइटी को किस तरीके से हम दे सकते हैं। हर कोई व्यक्ति इस स्थिति में है कि आप कुछ दे सकें, सही। और इस चीज़ से निराश ना हो कि मैंने इसके लिए कुछ किया था ये ऐसा निकला, मैंने उसके लिए किया था ऐसा निकला। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जब बाबा साहब वापस आए तो उन्होंने 10 लोगों को भेजा था, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसी तरीके से वो लोग भी अपने पैसे से भेजा था वो कि उसी तरीके से वो लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे। नहीं करा। तो क्या बाबा साहब ने वो सपना देखना छोड़ दिया? आंसर इज नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक दो इंसिडेंट होते हैं तो उसके लिए समाज की विचारधारा ना बनाएं, समाज को लेकर बहुत सकारात्मक रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें कि ठीक है, एक आदमी ठीक नहीं निकला, 2 नहीं निकला, 3 नहीं निकला, एक अम्बेडकर निकलेगा एक और आपकी स्थिति बदल देगा, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो आपका बस उसमें आप फेल एंड ट्राई करते रहें। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है तो मैं किस तरीके से वापस मैं समाज को दे सकता हूँ। तो आप ये गिव एंड टेक रिलेशन है, आप हमेशा रिसीविंग एंड पे नहीं रहें। बिल्कुल इम्पोर्टेंट एडवाइस है। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देखें तो मुझे लगता है वो होते तो खुश होते कि नहीं पढ़े लिखे लोग अब मेरी बात को समझ गए हैं और इस कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी दिलचस्प रहा आपसे ये पूरा वार्तालाप, और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी इसमें काफ़ी रुचि रही होगी, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो भी बच्चे विदेश में पढ़ने का सपना देखते हैं वो सपना ज़रूर देखें, उसके लिए कोशिश करें। और अब एक पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे बन रहा है, सुशांत जैसे लोग और काफ़ी अच्छे ऐसे स्कॉलर्स निकल रहे हैं जो उसमें पूरी मदद करते हैं कि कैसे एडमिशन लेना है,
किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर करना है, और अगर कोई कानूनी बाधा आती है तो फिर कोर्ट में भी उसको देखा जाएगा। तो डरे नहीं, उसके लिए ज़रूर कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस पूरी बातचीत के लिए। मुझे काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है इसको आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और मेरे सहयोगी सुशांत और मोहित इसको रिकॉर्ड करने में मदद कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कुछ अच्छे पॉडकास्ट या कुछ स्टोरीज़ आप तक लेते आएँ तो फिर आपको हमारी आर्थिक मदद भी करनी होगी। इसलिए अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।